नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल सोहनलाल जी। आप 1994 में बरेली से सेवानिवृत्त हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था जी। रायला गांव नाम है उसका, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। भीलवाड़ा से 30 किलोमीटर अजमेर को होते हैं। और मेरा जन्म हुआ था 1942 में। परतन भारत में पैदा हुआ था। अच्छा। ठीक है। फिर हमारा जो परिवार है वो दो काम में लगा रहता था। एक तो हमारा खेती करते थे, दूसरा ये जो अपना खानदानी लकड़ी का धंधा है जिसमें गाड़ियाँ बनाते थे और घर बार की बार सूट वगैरह खेती के अंदर जो बीज इम्प्लीमेंट जरूर थी वो बनाते हैं हमारे दादाजी, हमारे पिताजी। लेकिन मेरे पिताजी का ये मत था कि ये काम हम कर रहे हैं लेकिन बच्चों तुम्हारे को पढ़ना चाहिए और मर्जी है तो साथ साथ लकड़ी का काम भी करो। माँ बोलती थी कि मेरे साथ खेत में काम करेगा, तो हमने लकड़ी का काम भी किया, खेत में काम भी किया, पढ़ाई भी की। मतलब बहुत सुविधा के अनुसार और खुश मन से, और दौड़ते थे, भागते थे, खाते थे, पीते थे, खूब खेलते थे। और स्कूल पढ़ती थी मेरे से करीब 100 मीटर दूर। तो वहाँ हम पढ़ाई करते थे, फिर खेत में चले जाते थे, पिताजी के साथ लग जाते थे, आई भी करोता भी खींचते थे, रंधा भी खींचते थे। ये सारा काम मैंने बचपन में करा। 8वां दर्जा क्लास 1 से पास करी, वहाँ के स्कूल नहीं था। तो पिताजी ने बोला अभी लकड़ी का काम ही कर लो, तुम छोड़ो स्कूल नहीं काम। लेकिन मेरी जिद से उन्होंने मुझे 30 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छी स्कूल थी, उस स्कूल में मेरे को रखा। बिल्कुल, बात आती है आपकी शिक्षा के बारे में, तो आपकी शिक्षा कहाँ से हुई उसके बारे में बताएं। मेरी 8वीं क्लास गाँव में पढ़ा, फिर हायर सेकेंडरी मैंने पास करी गुलाबपुरा करके एक टाउन है जिसकी बहुत बढ़िया स्कूल, नामी खामी स्कूल थी, उसमें पढ़ा। काम भी करता जाता था, पैसे भी कमाता था और पढ़ाई भी करता था, किराए लेके मकान करता था, हाथ से रोटी बना के करता था। तो वहाँ से 11वीं क्लास पास करी। 11वीं क्लास पास करने के बाद अभी देखा आगे क्या करना है, पढ़ना कॉलेज। पिताजी बोल दिया पैसा नहीं मेरे पास पढ़ाने के लिए, क्या करना चाहिए। खुद की सूझती नहीं थी, गाइडेंस करने वाला कोई था नहीं, और गाँव का रिमोट माहौल था। तो उसमें कुछ बच्चों ने मास्टर की ट्रेनिंग के लिए फार्म भरा, तो मैंने भी मास्टर की ट्रेनिंग का फार्म भरा, उसमें नंबर आ गया। तो हमने 60-61 में 1 साल का BSTC टीचर बेसिक ट्रेनिंग जो होती टीचर की वो की। वो करते ही मेरे टीचर का अपॉइंटमेंट मिल गया, मैं मास्टर परमानेंट नौकरी पर। तो मैं पढ़ाने जाता था तो मंदिर में पढ़ाई हुआ करती थी। हमारी इधर क्लास चलती, उधर 2 घंटा लग जाते, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस का था। तो महीना 2 महीना निकाला तो वीडियो से जाकर अड़ गया। मैं बोला मैं मंदिर में नहीं पढ़ा, तो बोलता नहीं कहीं नौकरी लगी है, बहुत जोश है, यहाँ कहीं पढ़ाया चले गए तुम अपना काम करो। मैं बोला मैं मंदिर में नहीं पढ़ा। तो बोलता जोश आ रहा है, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं बोला वो भी कर लूँगा। तो फिर सरपंच ने बोला मेरे नोरे में पढ़ो। तो उनका नोरा था, उस नोरे के अंदर वो खबरें वाला, तो उसके अंदर शिफ्ट कर गए। लेकिन वो मेरे को मतलब क्षमा नहीं कुछ हिसाब किया। मेरा गाँव वहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता था, मैं पैदल ही जाता आता था, कभी साइकिल भी हुआ। तो ये हुआ 1 साल तक मैंने मास्टर की नौकरी करी, अच्छी थी, बहुत सेटिस्फेक्शन था। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर पे एक और स्कूल था, 4 किलोमीटर पे, और मैं जाता था उन स्कूलों में, उधर भी पढ़ाता था 1 साल के अंदर। बहुत शौक था मेरा। लेकिन मैंने क्या देखा कि ये जीवन बहुत स्लो है, स्लो जीवन में काम चलने वाला नहीं है, क्या करना चाहिए। सर, सर्विस सेक्टर में आपका कैसे रुझान हुआ? कि वो सर्विस करते करते बीच में मेरे को फौजियों के साथ मुलाकात हो गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये हमारी तो पढ़ाई है नहीं, तेरी तो इतनी पढ़ाई है, तो तू इसमें बहुत तरक्की कर सकता है मास्टर के बजाय। तो मैंने बोला मुझे तो मालूम भी नहीं है कि फौज में कैसे
दरअसल नहीं मालूम। बिल्कुल, वो उस समय के जमाने में हमारे वहाँ सिस्टम ही नहीं था यार। तो उसने मुझे तरीका बताया कि तुम ऐसे करना, हुआ फलाना ऑफिस है में कुछ ले जाना, लाइन में खड़े हो जाना और जो कुछ काम करा मुझे कर देना, और तू तो पक्का ही है फौज में चला जाएगा। जी तो उसी तरह से फिर मैं एक बंदे को और साथ लिया मैंने, जी। वो भी मैट्रिक पास था। अच्छा, अकेला डर लगता था, इसलिए उसको साथ में लिया। उसको भी डर लगता था, तू मेरे साथ लगे। दोनों हम गए, खड़े हो गए लाइन में, पूरे दिन बुलाया जो कुछ करना था करा। शाम को बोलते हैं कि तुम दोनों सिलेक्ट हो और बेंगलोर जाना, रात को 9 बजे की ट्रेन चलेगी। अच्छा, तो मैंने बोला मैं 9 बजे की ट्रेन नहीं चढ़ सकता, स्कूल का चार्ज है मेरे पास, सही मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस, जिम्मेदारी। मैं नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने बोला थे उसको वापस कब आ सकते हो? तो मैंने बोला मैं शनिवार को वापस आ जाऊँ। तो शनिवार को आ जाना, नहीं तो सोमवार को पुलिस घर में होती। जी हम वापस गए, सरपंच साहब को कुछ बहाना बना के चार्ज दे दिए स्कूल का, और शनिवार को वापस आ गए। और यहाँ से नवी लोग कुछ कैसी जवान भर्ती होगी, जी ठीक है, ये सोल्जर नॉर्मल, बिल्कुल। वो पहुँच गए। वहाँ की जैसी ट्रेनिंग थी कि 10-8-10 दिन की ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग पूरी करी। वो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मेरे पहला जो अपॉइंटमेंट था वो दिल्ली। अच्छा, पहला अपॉइंटमेंट है दिल्ली का? पहला अपॉइंटमेंट दिल्ली हेडक्वार्टर सीधा, बहुत बढ़िया। जो मैं क्लरिकल कैडर में था। वहाँ गए, सब कुछ नया, समझ नहीं आता कुछ भी, लेकिन भी ठीक है। फिर तन मन से लग के पूरा फौजी का काम पूरा करना, ऑफिस का काम पूरा करना, टर्न आउट फिट रखना, ऊपर से नीचे तक 2-3 महीने निकले होंगे। जी तो मुझे कैप्टन बेदी थे, उन्होंने बोला कि सोनलाल तुम ऐसा कर, वो हवलदार छुट्टी जा रहा है, तू उसका चार्ज दे। मैं बोला सर मैं तो अभी आया हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं, कैसे चार्ज दूँ? नहीं तू कर लेगा, तू उससे ज़्यादा जानता है। बिल्कुल। तो उसका चार्ज मैंने ले लिया। उनके साथ मैंने 2 महीने काम किया। तो उन्होंने मुझे बोला यार तुम बहुत स्मार्ट आदमी, अफसर बन सकता है, जिसका मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी हो सकता है। तो मैं वापस आया, मैं लाइन पे शीशे के सामने खड़ा होकर आगे से देखा, पीछे से देखा, यार लगता तो ठीक ही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं बता रहा हूँ एक आदमी का नाम संपूर्ण सिंह के पास जाओ, वो तुम्हारे को गाइड करेगा। मैं उसके पास गया कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए। तो उसने बोला अभी तो साले तेरी भर्ती एक भी चेंज नहीं हुई है, तो अफसर बनने जा रहा है, जा गेट आउट हो गया। बोला फिर महीना भर निकला, फिर दोबारा पूछा बेबी जी ने तेरी तैयारी चल रही है? मैंने बोला नहीं चल रही। क्या हुआ? मैं बोला उनके पास टाइम ही नहीं मिला उनको इस बात का। उसको भी मैंने इसको गाइड करना, पता नहीं क्या करना। मैं गया था मार्च से मार्च 63 में दिल्ली में कैंटोनमेंट में पोस्टिंग की। अच्छा, 63 मार्च। 63 मार्च। तो अप्रैल में जून जुलाई तो ऐसे ही निकल गया हिसाब किताब। उसके बाद संपूर्ण ने मेरे को बताया कि ये तैयारी करनी, फिर लग गया उसमें तैयारी। छुट्टी भी नहीं आया क्योंकि मुझे उसमें लग गया। तो एक कमरे में 6 थे, पंखा था सेंटर में एक, सबके माथे अंदर की तरफ करके सोते थे। तो 10 बजे लाइट आउट पढ़ नहीं सकते, 10 बजे से पहले पढ़ाई होती नहीं, क्या करें? इतनी मुश्किलों में। और दिल्ली में सारी वो रेची हीट, जो कि पंखे थे, एसियों के तो सपने ही नहीं थे, कूलर तो देखे ही नहीं थे। तो अब क्या करें, पढ़ाई कैसे करें? फिर मैं टेबल लैंप खरीद के लाया, टेबल फैन खरीद के लाया, कोने में लगाया और मैं रात रात पढ़ता था। और इनके उठने के साथ साथ में उधर से उठ के इनके साथ में जाता। बहुत हंसते थे मेरे पे, बहुत हंसते थे, खिलिए उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। तो वो मैं सारी सहन करता था पूरी। और जज्बा था करने का बात नहीं, ये उठते जब तक तो मैं 10 किलोमीटर भाग के आ जाता था। वो मतलब उसी पोस्ट के अनुसार मैं काम करता। वही विल पावर जो आपकी थी उसी विल पावर नहीं, जुनून कहीं पहुंचना है। क्योंकि मेरे आग लगाई कैप्टन बेदी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इधर बारूद है। सही बात है। ठीक है साहब। तो वो मेरी तैयारी चलती रही। और अभी ये था 63, 64 में मैं लगा रहा और अक्टूबर आ गया।
सितंबर में मैंने ऑफिसर के लिए फॉर्म भर दिया था। अच्छा। नवंबर में मेरा इंटरव्यू हुआ और अक्टूबर में मेरी पोस्टिंग हुई लखनऊ। तो मैंने बोला मैं लखनऊ मत भेजो, मेरा इंटरव्यू हो जाए तो उसके बाद भेजो। तो बोला नहीं, हायर हेडक्वार्टर है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पहुँच गया वहाँ पहुँचा। आगे इंटरव्यू में बोला कि सर मैंने अप्लाई कर रखा है कमीशन के लिए, मेरे को तैयारी करनी है, मेरा इंटरव्यू। बोलता पहले काम देखो साला, तुम लोगों को तो अपनी बड़ी रहती है, सब ये काम संभालो, टेबल संभालनी बड़ी सर महीना डेढ़ महीना में जवान काम किया। इंटरव्यू आ गया, मैं गया मेरठ में इंटरव्यू गए, ज्वाइन किया इंटरव्यू, 4 दिन का इंटरव्यू। नटशेल में ये है कि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मेरा तीसरा नाम था सिलेक्शन ऊपर से। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरे को कि कैसे हो गया, वो हो गया। मैं इतना फूला हुआ था कि मेरे को समझ नहीं बैठी, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। उन दिनों में पेटी और मिश्रा हुआ करता था, आजकल तो शूट कैसा कहते हैं पूरा वो अभी हमारे बोल दिया आप लोग वापस जा सकते हैं अपने अपनी पलटा। मैं वहाँ से निकल के रोड पे आया, रिक्शा रुका, मैंने उसको बोला देखो स्टेशन चलना, तो उसने बोला 3 रुपये। मैं जेब में चटोरी तो 1.5 रुपये था जेब, मैंने बोला यार 1.5 रुपये। बोला नहीं साहब 3 से नीचे नहीं लीजिए। दूसरा आया, तीसरा आया, 3 रेट 3 की तो लेना था। फिर मैंने विचार किया कि यार छोड़ना पड़ेगा, इतना बड़ा पहाड़ तो छेड़ लिया, सारे गए यहाँ पेटी की माथे पे, और 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन कब पहुंच गया मुझे नहीं मालूम। ट्रेन पकड़ी लखनऊ आ गई। मैंने बोला कि मेरा सिलेक्शन मुझे जाना है, इसी दिसंबर में पुणे पहुंचना ट्रेन। वो तो बकवास मत करो, तुम पहले काम अपॉइंटमेंट लेकर आए, मैं पुणे पहुंचे। मेरे फादर को मैंने लेटर लिखा इस तरह से मैं पुणे आ गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम जवान ही ठीक था, ऑफिसर बन गया, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आएगी, ज़्यादा परेशानियाँ पड़ी, तो क्या कर लिया वो तो जितना जानते हैं लाइफ वाइज पुणे पहुँच गए। पुणे में ट्रेनिंग करी 2 साल की, फिर देहरादून चले गए, 1.5 साल की वहाँ ट्रेनिंग की। वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद मैं ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बन गया, सर्विस में चालू हो तो यकीन नहीं आता, मतलब यूँ संतोष नहीं है सीखने का, काम करने का, दूसरों से अलग नजर आने का, वो वाला बड़ा उसी तरह चलते चले सर्विस में। अरे पहले जो मेरी पोस्टिंग थी वो थी अमृतसर से तो मुझे भेज दिया गया तेलंगाना। तो मैं साल भर उस तरह से कि जलंधर से जो भी कुछ था वहाँ से मैं चला गया बरेली से मैं चला गया असम। इस तरह से करके मैं आगे चलता था। और हर कदम पे मैंने यही देखा है, कभी सुस्ती नहीं की, कभी हार नहीं मानी, कभी निराश नहीं हुआ, और हमेशा दूसरों के साथ लगे रहे, अपना काम अपने करते रहे। आज तक भी ये ठीक हुआ, आज तक भी यही है। मेरा माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है, बॉडी फॉलो नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल सही। तो सर्विस में इस तरह मैं चला, तो फिर वहाँ बरेली के बाद मैं चला गया असम से, फिर असम बरेली के बाद में गया असम से फिर मैं आ गया मेरठ 1 साल के लिए घुड़सवारी की ट्रेनिंग करने। मुझे बहुत शौक था, तो मैंने अप्लाई किया घुड़सवारी की ट्रेनिंग मिल सकती है। तो 1 साल की घुड़सवारी की ट्रेनिंग मेरठ में ली, जिसमें सब तरह की 4 गाड़ियाँ घोड़े के ऊपर सीखी। अच्छा। तो वहाँ से मेरठ से 70 की लड़ाई डिक्लेयर होगी, तो मैं पहुँच गया सीधा अगरतला ईस्टर्न पार्ट, और बांग्लादेश की लड़ाई में शामिल। वो पूरा में जो भी काम करना था वो किया, उसने अपनी भूमिका निभाई और लड़ाई खत्म होने के बाद वापस आ गए। तो मेरा घुड़सवारी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अच्छा। तो जो हमारे पास घोड़ों की पलटनें थी ना, उनमें से एक ने बोला कि ये ऑप्शन मेरे को चाहिए।
तो हम आसाम से सीधे बरेली आ गए वापस। जी। बरेली में फिर हमने अच्छी तरह से अभ्यास करते करते राष्ट्रपति से अवार्ड लिया घुड़सवारी का लाल किले के सामने। घुड़सवारी में भी राष्ट्रपति से अवार्ड। लाल किले के सामने राष्ट्रपति वीवी गिरी से मैंने बहुत बड़ा शादी का कप है ये 74 की। मतलब जमीन पे दोनों पांव इकट्ठे नहीं टिकते थे, आज भी नहीं टिकते साथ। ये मानसिक वैसे ही है एटीट्यूड कुछ। तो यूं करके यूं चलते 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 94 में रिटायर हो गया। मतलब काफ़ी जगह देखी है मैंने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे जैसे आपका जॉब अपना ट्रांसफर ट्रांसफर काफ़ी स्ट्रगल भी काफ़ी रहा है। शुरू से स्ट्रगल भी काफ़ी रहा है, पढ़ाई में भी स्ट्रगल रहा है उस समय। स्ट्रगल क्या है, ये स्ट्रगल ही आदमी को ऊपर उठाता है, स्ट्रगल नहीं है तो नहीं उठता। सर 94 में रिटायरमेंट के बाद आपका समाज सेवा में रुझान कैसे रहा और आपके प्रेरणा सूत्र कौन रहे और आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए ऐसा साहब कि मैं आता हूँ गांव के क्षेत्र से जी। तो गांवों के क्षेत्र में टोटली माहौल अलग था और उस अलग माहौल में हम लोग जैसे समाज के फंक्शन होते थे उसी तरह जाते आते रहते थे। और जब मैं वो जगह छोड़ के आर्मी में आ गया तो फिर मुझे वापस उस गांव के क्षेत्र में फंक्शन करने का मौका मिला ही नहीं। लेकिन जब मैं सर्विस में था जी। तो जैसे मेरठ में रहा तो मेरठ में मैं अपने समाज वालों से सबसे मिलता था। आगे पीछे चलते हुए दिल्ली में हवेली हैदरकुली में जरूर जाता था जी। देखे कैसा है क्या है कौन रहता है। वहां से मेरे 3-4 आदमियों की मुलाकात हुई, वो आज तक जिंदा है, चलती है मुलाकात। अच्छा। तो इस तरह से मैं सर्विस दरमियान में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कहीं नहीं कर पाया, लेकिन जहाँ भी गया समाज के आदमियों को ढूंढ के उनसे रिश्ता निकाला, उनके साथ उठ बैठ की। बहुत बढ़िया। ठीक है साहब। ओके। जब मैं रिटायर होकर 94 में यहाँ आ गया और मेरे को री एम्प्लॉयमेंट मैंने यही मांगा, मुझे यही मिल गया। 4 साल रहा। उसके दरमियान मैंने क्या देखा कि मैं अपने समाज के लोगों से मिलना शुरू किया। बहुत खुशी हुई मेरे को जी। और काफ़ी आगे जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक यहाँ के लोकल लोग हैं, एक बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आने वाले को सुवार का बोलते हैं, ये लोकल मेवाड़ा बोलते हैं। तो लोग अच्छे दोनों तरफ, उसमें कोई शक नहीं है। तो फिर मैं कहना सी कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से भी मिला जी। फिर मैं शिक्षाविद लोगों से भी मिला जी। फिर मैं ये काम करने वालों से भी मिला। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सब। तो मैंने बोला कि यार देखो, उनका मंदिर अलग है, तुम्हारा मंदिर अलग है, तुम अलग मीटिंगें करते हो, वो करते हो, कोई बात नहीं। जितना छोटा महकमा उतना इफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। लेकिन क्यों ना हम एक बड़ा महकमा बनाए, बिल्कुल, दोनों को मिला करके एक संस्था बनाए। बिल्कुल। और बोलता भूल जाओ कर्नल साहब, आप फौजी आदमी हो, आप समझते नहीं ये चीज़ें। मैंने बोला मुझे ये चीज़ें आप ही समझाओ। सही बात है। लेकिन हम एक कदम आगे तो बढ़ाएं ताकि हम कहीं पहुंचेंगे। शुरुआत तो करें। तो नहीं साहब, वो मानते नहीं, मेवाड़ा तो सुनते ही नहीं हमारी बात। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मान लो हम एक बड़ी संस्था बनाएं, और संस्था भी ऐसी नहीं बनानी उदयपुर की संस्था बनानी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर 6 जिले की संस्था खड़ी करनी है अपने को जी। तो यहाँ एक धर्मनारायण जी थे, एक अंबालाल जी थे, जानते होंगे अंबालाल जी वहाँ, वो थे, ये कुछ पुराने आदमी। तो मैंने बोला यार आप लोग सक्षम हो, पैसे वाले हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते हम। तो इन्होंने बोला कि ये मानेंगे नहीं साहब। अरे मानेंगे नहीं मानेंगे तो बात छोड़ो, तुम शुरुआत तो करें, प्रयास तो करें। बिल्कुल। तो साहब हमने छोटे लेवल पे मीटिंगें शुरू की जी, जिसमें लोग हंसते थे हमारे। वो करते करते मैंने इनके जो प्रतिष्ठित आदमी है दोनों साइड के, ये मेरा बहुत रेस्पेक्ट करते थे, चाहे इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं। तो उनको मैंने बोला कि क्यों ना हम एक इकट्ठा एक संस्था बनाए अपनी, जो हमारी ताकत भी रहेगी, एक दूसरे की मदद भी अच्छी तरह कर पाएंगे। हो सकता है पॉलिटिशियंस भी हमारी तरफ आना शुरू करें कि यार ये ऐसा है तो है। तो साहब मेवाड़े नहीं मांगते। तो फिर मैं मेवाड़ों के जो हेड थे ना, उनसे दोस्ती करी मैंने, अच्छे निभाया उन्होंने। मैंने बोला देखो यार हम एक साथ चलना चाहते हैं। तो साहब वो नहीं मानते। मैं बोला उनको मना लूँ तो मना लो।
तो उनके पास जहांगीर ब्रदर्स हैं, यहाँ सबसे बड़ी टीम वही है, शायद आप जानते हैं, नहीं जानते मुझे नहीं मालूम। क्या नाम से? जहांगीर ब्रदर्स हैं यहाँ, अच्छा। बड़ी बिजनेस टीम है, बहुत बड़ा परिवार है। उनके पास गया, मैंने बोला यार बात सुनो, क्यों नहीं हम एक संस्था बनाएं? वो नहीं मानते, मैंने उनको तो मना लिया, तुम्हारी बात करो। सही बात है। तो कि हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो तो चलो भंवर जी से हम लेबू आना में चलते हैं। वो राष्ट्रपति था यहाँ का, उस वाले खेमे का, इनको वहां लेके गया। उसको आश्चर्य कि ये तो कभी देखते ही नहीं हमारी तरफ, मेरे घर में कैसे आ गए। वहां गए, बैठे, बातें चीतें करी। फिर मैंने भंवर जी को बोला यार हलवा पूड़ी खिला दोगे आज? तो भंवर जी के घर में इन्होंने, जो कभी नहीं जाते खाना पीना, तुम मिलो दूर की बात रही, हलवा पूड़ी खाया पहले दिन उनके घर में, समझे। फिर जहांगीर ब्रदर्स के घर में हम इकट्ठे हुए। फिर यहाँ पर एक सेक्रेटरी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन SK शर्मा हुआ करते थे। अच्छा। बहुत पुराने आदमी, अब नहीं है आज। उनको ये लोग नजदीक नहीं आने देते थे, इतना पढ़ा लिखा आदमी, पुराने टाइम का, रिटायर्ड सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन बोर्ड। मैं आते ही सबसे पहले उनके चरण छुए थे, यहाँ में जब रिटायरमेंट होके आया। अच्छा। तो बोला यार तू तो बड़ा एनर्जेटिक आदमी लगता है। तो मैं बोला नहीं, आपसे एनर्जी लेने आया हूँ। सही बात है। तो एक हमने मीटिंग की जी। यहाँ वो जहांगीर लोगों के मंदिर में। तो मैंने बोला कि देखो यार, मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अब इधर वाला बिठाएं तो तकलीफ, उधर वाला बिठाएं तो तकलीफ, ऐसा करें। शिक्षाविद तो मैंने बोला कि फिर मैं शिव कुमार जी शर्मा को लाता हूँ, कि वो शिव कुमार जी शर्मा कभी नहीं आएगा, वो तो हमारे गिनती में नहीं गिनता। तो मैंने बोला वो मेरे को छोड़ दो, अगर वो आ जाए अध्यक्ष बने तो आपको मंजूर है? दोनों साइड हाँ मंजूर है। मैं गया इसके शर्मा जी घर कि शर्मा साहब विनती, अरे बोल यार, क्या विनती कर रहा है, बोल क्या करना? मैं बोला एक समाज की मीटिंग ऑर्गेनाइज की है हमने, आपको प्रेसिडेंटशिप करनी है, उसमें कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तुम बैठा हुआ तो क्या प्रॉब्लम। उनको ले आए, लोगों की आंखें खुली की खुली रहेगी कि ये जो किसी से बात नहीं करता वो हमारे बीच में आके बैठ गया। सारी चुनौतियां थी, एक तरफ एक पक्ष, दूसरी तरफ दूसरे पक्ष, दोनों को बड़ा मुश्किल से लाए, तो तीसरा वाला कौन आए, तीसरे को लेके आए, तो तब जाके तीनों समस्याओं में आ गए। शिव कुमार जी देखते रहे अध्यक्ष जी। वो दिन मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट वाला दिन था साहब, बिल्कुल मेमोरेबल मोमेंट हो गया। सब बोलने लगे कर्नल साहब है जिन्होंने ये कर दिया, बाकी नहीं होता। मैंने किया कुछ नहीं, आज तक जोड़ी करके पता रो, समझ गए साहब। तो वहां से वो मीटिंग हुई, जहांगीर होंगे मंदिर में हुई थी, और सबने भोजन सारा किया। फिर वहीं से चालू हुआ इस साहब कि हम एक संस्था स्थापित करेंगे, और यूं करके ये संस्था बहुत छोटे लेवल पे हुई, बड़ा मन मुटाव था, सब क्लियर हो गया, सारे आगे चल दिए। और मैं अपनी गाड़ी में उन जगहों में गया जिसको कभी देखी नहीं, कितना पैसा इकट्ठा करके लाया मैं। अब जगदीश जी जहांगीर को पूछिए, इनको पूछिए बलवंत जी को, जान में पहचान, सीधा टपक गए वहां पर, समझाना, अपना समाज ऊपर उठाना है। ये इस तरह से देखो, ये है। बाहर वाले लोगों भी क्या बोलते, वो दोनों को इकट्ठा कैसे किया, इनके रिलेशन है ना सबके चारों तरफ जी। तो मैंने बोला नहीं, वो तो इकट्ठा अपने आप ही हो गया, मैं गया, बात खत्म हुई। तो यूं करते करते मैं कहाँ से चंदा इसके लिए नहीं लाया साहब, मैं मतलब इंदौर तक जा करके लोगों से पैसा इकट्ठा करके लाया, अपनी गाड़ी से जाता था यूं करके, और ये संस्था खड़ी हुई। और संस्था खड़ी हुई, दमंग संस्था खड़ी हुई थी। बिल्कुल। आपको विशेष हिस्ट्री अगर लेनी है तो बलवंत जी दे देंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जिसमें लालचंद जी साहब, हाँ शायद जानते होंगे, जिसके मकान में बैठे हैं लालचंद जी साहब, बहुत बड़ा। एक राजौरिया साहब हुआ करते थे, वो रेलवे से सीनियर ऑफिसर रिटायर हुए थे, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, आर्टिकल्स लिखता था, आपके उसमें भी लिखे होंगे उसने। और अंबालाल जी साहब थे, जहांगीर ब्रदर्स, वो भंवर जी, क्या यार एक हस्तियां जिनके सामने हम तो खड़े ही नहीं होते थे। तो ये सब इकट्ठे होकर संस्था, क्या उद्घाटन हुआ यार, दमंग में बोलता हूँ आपको, और बहुत अच्छा चलता गया। जगह नहीं बैठने के लिए, धर्मशालाओं में मीटिंग किया करते थे। अभी वो बड़ी बिल्डिंग बनाई, मिल मिला के सब ने। आप उसके बारे में दरियाफ्त करिए कि किसने कितने कमरे दिए, आप किसी को पूछ लेना। बिल्कुल मैं
समझ गए? तो लोगों ने कमरे कंट्रीब्यूट किए मिल करके। अरे साहब बहुत ही जगदीश जी जांगीड़ एक है, शायद जानते हो आप, जी। नीचे है वो बंदा स्क्रैच से लगा कि आज तक इस संस्था के साथ लगा हुआ, और उसका कोई लेवल नहीं आई, लेकिन समर्पण। कर्नल साहब है साथ में, बिल्कुल, इधर बने रहना। देखिए साहब, तो इस तरह से ये संस्था स्थापित हुई, बहुत अच्छी चली, बहुत अचीवमेंट भी लिए, सारा सब कुछ रहा। और जैसा कि अपने समाज में होता आया है, महासभा भी 2 महासभा एक साथ चली थी, शायद आपको मालूम हो, या आपके टाइम में नहीं, आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने सुना है बिल्कुल। हाँ, 2 महासभा एक साथ चली। वैसे ही ये संस्था, 2 संस्थाएं एक साथ चल रही है। मतलब इतना खून पसीना बहाया, इतना जुनून डाला अंदर, उसके बावजूद भी वो स्थिति फिर खड़ी हुई है। मैंने सोचा वैसे सवाल समाज के बारे में पूछोगे आप मेरे से, तो मैं कुछ बताता, लेकिन नहीं आओ, हम लोग समर्पित हैं। मैं तो दोनों तरफ ही एकदम उभयनिष्ठ हूँ। बिल्कुल होना भी चाहिए, ठीक है समाज साहब, के लिए। क्योंकि ये समाज का काम है, चाहे कोई समझे या ना समझे, लेकिन जो समझता है वो तो अपनी समझदारी दिखावे, बाकी होए ना होए। तो यूं करके ये संस्था एग्जिस्टेंस में आई, और इतना बड़ा भवन बना। आपने देखा नहीं? देखा होगा? अभी वापस नहीं देखा, काफी हाँ, साल देखा पहले होगा देखा। ना, वो टेकरी के ऊपर बना हुआ वहाँ पर, वो बहुत ऊंची टेकरी थी। ये जगदीश जांगीड़ ने रात दिन खड़े होकर कटवाई उसको। बिल्कुल। तो बहुत कंट्रीब्यूशन लोगों ने दिया है साहब, और आज इतना बड़ा हिसाब, इतने जिलों की ये बनी। फिर चित्तौड़ वालों को सबक में लिया, उन्होंने अपनी संस्था खड़ी कर ली, बिल्डिंग खड़ी कर ली बड़ी। चित्तौड़ भीलवाड़ा वालों ने तो सल्तनत खड़ी कर ली। जयकिशन जी। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा, तो उनका अलग हो गया। अभी राजसमंद, डूंगरपुर हमारे साथ में, बांसवाड़ा वालों ने भी अपनी खड़ी कर ली। तो ये संस्था चल रही है, और मैं तो चाहता हूँ कि इनका आपस में जो कोई डिफरेंसेस है वो उसको मेल्ट करके इकट्ठा बने, ताकत बने, चले आगे। तो इस तरह से मेरा जुनून पैदा हुआ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों से घर में जा के मिला हूँ पर्सनली, और अपने घर में बुलाया लोगों। करना पड़ता है सब, समाज के लिए समर्पण। नहीं, वो मतलब शौक था जी, समाज एक थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्ट होता है तो एक अच्छा लगता है। कर नहीं पाया सर्विस के दरमियान, तो इधर फिर मेरा यहाँ बसने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 97 में मैंने यहाँ घर बना लिया अपना, और अभी ठीक है, सब ईश्वर की कृपा है। बहुत बढ़िया सर। बात करते हैं परिवार के बारे में, आप थोड़ा बताएं। परिवार के बारे में मैंने बोला आपको कि मेरे पिताजी ये लकड़ी का काम करते थे, खेती करते थे, माँ खेती करती थी, और घर में कोई था नहीं। हम 7 भाई हैं, बहन कोई नहीं है कि मदद कर दे मेरी माँ की। तो इस तरह से जो नॉर्मल जीवन होता है, किसान का जीवन प्लस ये अपना जो क्या कहना चाहिए जांगीड़ जीवन, ये दोनों के बीच में चलते रहे। लेकिन उसमें एक विशेषता थी, उस विशेषता ने हमारे परिवार को बाकी जांगीड़ परिवार जो मेरे गांव में थे उससे पृथक कर दिया। एजुकेशन एक, मेरे फादर का उठना बैठना ब्राह्मणों और बनियों के साथ ही था, तो पैटर्न ऑफ लाइफ डिफरेंट था। टोटल पैटर्न अलग था। सोचना, बात करना, जाना आना, कृष्ण मंदिर जाना, राम मंदिर जाना, भैरवजी बाप जी के मंदिर नहीं जाना, सगेसी बाप जी के मंदिर नहीं जाना, और फलानी देवी का भाव आता उसके मंदिर में नहीं जाना पूजने वाले के। हाँ, सही बात है। मेरे फादर ने हमारे को इतना बोला था, शिव जी के मंदिर जाओ, लेकिन शिवरात्रि के दिन नहीं जाओगे। अब इसके पीछे की सीक्रेट बताओ। बिल्कुल। और बता, भांग पीते भंगोड़े वहां पर, और तुम्हारे को वहीं से चस्का लग गया तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये भजन कीर्तन यज्ञ ये हमको मेरे पिताजी ने बचपन से सिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने हमारे को शिक्षा दीक्षा दी। टोटल वेजिटेरियन रह करके, गायें भैंसे भी थी घर में, खेती भी थी, ये धंधा भी था, सारा सब कुछ था, चलता था, बहुत बढ़िया। और हम 7 भाई हैं, 7 पढ़े लिखे हैं, 7 इंडिपेंडेंट है, और 7 अपनी अपनी में, जिसमें से 2 जयपुर में हैं जी, 2 अजमेर में, एक भीलवाड़ा में, एक विजयनगर में 7 उनका परिवार आज ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया सेटल, बहुत बढ़िया।
मेरी शादी मंदसौर में हुई, जी। जांगीड़ परिवार में हुई। वो लोग मतलब इलेक्ट्रिकल्स के साथ डील करते थे। अच्छा। फिर वो रेडियो एंड टेलीविज़न के साथ डील करने लगे ओके। उनका। तो वहाँ मेरी शादी हुई। फिर मेरे एक छोटे भाई की शादी भी उसी की सिस्टर से हुई। अच्छा। वो जयपुर में है भी, वो जो कृषि मंडी में बोला बता उसके रहे हैं पीछे रहते हैं। नो आप उनसे मिलोगे, मैं उसको बोलूँगा आपसे मिलेगा, आप जानते भी होंगे उसको, बहुत मिलनसार आदमी है। बीकेआई रोड नंबर 9 पे। हम्म? बीकेआई रोड नंबर 9 पे बताया आपने। हाँ, 9 नंबर से लेफ्ट साइड में थोड़ा आगे जाके कृषि मंडी में निकल जाओ, पिछले गेट के साथ रहता। जी। तो उस तरह से मंदसौर में हमारी शादी हुई। और उसके बाद मैं तो सर्विस में आर्मी में आ गया था। उसके बाद शादी, उसके बाद एक बच्चा है वो जो कर्नल है, दूसरी लड़की है, तीसरा वो आपके पास रहता वहाँ गोपालपुरम में। तीनों बच्चे हैं, तीनों। बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी देखिए, ये जो सवाल आप बोला है ना आपने, इस सवाल का बहुत गहरा मीनिंग है। समाज के आदमी एक लेवल के नहीं है। मेरा एक मैसेज कुछ एक को लागू होगा, बाकी को कोई मतलब नहीं। फिर भी कोशिश कर सकते हैं। नहीं, कोशिश करके क्या देखना है? मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोशिश करके देखना नहीं। देखिए, किसी भी देश में परिवर्तन लाना है तो 20 इयर्स चाहिए। छोटे बच्चे से गढ़ना पड़ेगा उसको, तो 20 साल के बाद में वो रिजल्ट देगा। बिल्कुल। इसी तरह से आपका ये समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो आपकी जो ये कौपड़े हैं ना छोटी छोटी, इनको कुछ ऐसे शिक्षा और संस्कार कॉमन देने पड़ेंगे जो कि हर एक वो नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने समाज की तरफ से कुछ सिलेबस लागू कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को इस तरह से पालना शुरू करो कि इनका जीवन ही नहीं सुधरेगा, हमारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार जो बच्चों को दिए। अभी मैं किसको मैसेज दूं? मैं एक मैसेज दूं जो एक तो खुश होगा, दूसरा हंसेगा मेरे ऊपर, ये मैसेज दे रहा हमारे को, क्या है, क्या अनुभव है? आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन इनको मैसेज देना बेकार है। देखिए, किसी भी देश में, किसी भी संस्था में हाई राइज करने के लिए या जीवन को सुखी बनाने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए या भाई या संगठन को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? एक तो वो आदमी चाहिए जो शिक्षाविद हो, जिसका ब्रेन जलता हो। बिल्कुल। एक वो आदमी चाहिए जिसके पास पैसा हो। तीसरा वो आदमी चाहिए जिसके पास बल। ये तीन चीज जिसके पास है ना, वो समाज का ब्रह्मांड बना देगा उसको। लेकिन पैसे वाला शिक्षाविद के साथ टैली नहीं करता हमारे समाज में। आई एम सॉरी। वो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी वाला मैटर सेम वही कहानी। बस मैटर है, तो अगर आप उसको वैसे मान के चलते हो तो वैसे मान के चलो। बाकी हमारे पास शिक्षाविद लोगों की कमी नहीं है, एक से एक टैलेंटेड बैठे, कहाँ से कहाँ। और पैसे वालों की कमी नहीं है, बैठे बल वाले भी बैठे हैं, लेकिन उनमें जॉइंट नहीं है, तार जुड़े हुए नहीं। मैसेज देंगे हम, वो मैसेज हमारा यूं ही चला जाएगा। मैसेज तो मैं यही दूंगा कि बचपन से ही बच्चों को शिक्षा और संस्कार दो जी। लेकिन दे कैसे? आपको कुछ चीज चाहिए, मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूं आपको? खुद से शुरुआत की जाए, बात वही है। अरे भाई, मेरे पास जो होगा तो दूंगा ना, तो मेरे पास ही नहीं राजा, मेरे पास कहां से दूंगा आपको, ये बताओ। समाज को देने की बात है। और मेरी समाज में बहुत जान पहचान है सर। मैं मतलब लोगों से मिलता हूं इस उद्देश्य से कि इधर से क्या सीख सकता हूं। तो मेरा तो मैसेज यही है कि संगठित होकर रहो, डिवाइड मत हो। बिल्कुल। एक संस्था की दो संस्था मत बनाओ और एक परिवार के दो परिवार मत बनाओ। अगर वो झाड़ू के तिनके बंधे रहेंगे ना तो बहुत ताकत है उस झाड़ू, बिखर जाने से नहीं है। आज तो परिवार बिखर रहे हैं दोस्त मेरे, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। अभी आप देखिए ना, अभी जिसको बोलते हैं कमाई, कमाई प्रमुख हो गई है, लेकिन कमाई के पहले कुछ चीजें हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। कमाई कितनी कर लो ना आप, जैसे खा रहे हो ना वैसे ही फंक्शन करोगे। दूसरा, आप कैसा सोचते हो जी, वैसा ही आप रिजल्ट दोगे। तीसरा, आपकी जीवन शैली क्या है? करप्टेड हो, रिश्वतखोर हो, ये हो तो रिश्वत का पैसा आएगा, खाएगा, आप ही नहीं बिगड़ोगे, पूरी संतान सत्यानाश हो जाएगी नीचे से, क्योंकि विचार बदल जाएंगे।
जी तो ये चीजें कौन लाएगा साहब? आप पैसा कितना ही डाल दो ना, अर्थ क्या साहब? बिल्कुल। बंधुओं, आज हमने कर्नल सोहन लाल जी से काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।